नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज चर्चा में। आज खास नज़र यूएई में होने वाले 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसे COP28 के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष और नेता COP28 की बैठक में हिस्सा लेंगे। सभी देश एक टेबल पर बैठकर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और हमारे भविष्य पर मंथन करेंगे। ये बैठक एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब साल 2023 में न सिर्फ भारत ने बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों ने जलवायु परिवर्तन का प्रभाव झेला है या अभी भी उससे जूझ रहे हैं। पहली बार साल 1992 में संयुक्त राष्ट्र अर्थ समिट के मंच पर सभी देश साथ आए थे और तब से कॉप एक उच्च स्तरीय जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर करीब 197 देशों को जोड़ने वाला कॉन्फ्रेंस बन गया है। COP28 में पहली बार पेरिस एग्रीमेंट के लेखा जोखा देखा जाएगा, जिसे ग्लोबल स्टॉकटेक भी कहा जा सकता है। तो क्या है ग्लोबल स्टॉकटेक? इसे समझने के लिए हमें साल 2015 में जाना होगा, जब पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया था। साल 2015 में पेरिस में हुए कॉप में तय किया गया था कि इसमें शामिल सभी देश कोशिश करेंगे कि हमारे वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना बढ़े। इसके लिए इस शतक के आखिर तक का डेडलाइन भी रखा गया। पेरिस एग्रीमेंट जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की दिशा में एक ऐतिहासिक समझौता माना जाता है। इसी के तहत एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया जो 5 साल के चक्र में काम करता है। इस साल COP28 में पेरिस समझौते का ग्लोबल स्टॉकटेक होगा, जिसमें पूरा हिसाब किताब होगा कि किस देश ने ग्रीन हाउस गैस कम करने के लिए अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के मोर्चे पर क्या और कितना काम किया है। भारत ने वैसे साल 2021 में ग्लासगो में हुए COP26 में प्लेज किया था कि वो साल 2030 तक 500 गीगावाट फॉसिल एनर्जी यानी फॉसिल ऊर्जा का उत्पादन करने लगेगा और 2030 तक वो 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन भी कम करेगा और साल 2070 तक अपने नेट ज़ीरो तक पहुंच जाएगा। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि भारत भविष्य में वातावरण में ग्रीन हाउस गैस छोड़ने पर लगाम लगाएगा। वैसे भारत ही नहीं, बाकी देशों ने भी भारत की ही तरह शपथ ली थी। मसलन चीन, जिसने अपने लिए साल 2060 का लक्ष्य रखा है नेट ज़ीरो के लिए। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने साल 2050। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC ने एक ग्लोबल स्टॉकटेक रिपोर्ट इस साल जारी की है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया को साल 2030 तक करीब 22 गीगाटन कार्बन एमिशंस कम करना होगा और ये ही इस साल COP28 का फोकस रहेगा कि कैसे सभी देश वातावरण का तापमान 1.5 डिग्री से कम करने की दिशा में काम कर सकते हैं। सभी देशों के सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या तय किए गए लक्ष्य तक पहुंचना आसान होगा, समाधान क्या हो सकते हैं, यही है आज हमारी चर्चा का मुद्दा। हमारे साथ हमेशा की तरह एक बेहद खास पैनल, विवेक कुमार देवांगन, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर REC लिमिटेड, हरजीत सिंह, हेड ग्लोबल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, आरती खोसला, फाउंडर एंड डायरेक्टर क्लाइमेट ट्रेंड्स, और वरद पांडे, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल इम्पैक्ट पार्टनर एट BCG। वरद हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ इन पैनलिस्ट के साथ एक बेहद खास ऑडियंस। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी में। विवेक जी, अगर मैं आपसे शुरू करूं, COP28 की अहमियत क्या है, भारत इसे किस नज़रिए से देख रहा है? जैसे कि आपने कहा कि ग्लोबल स्टॉकटेक होना है COP28 दुबई में, जो हमने 2015 में COP21 में पेरिस में कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल के तहत सभी देशों ने अपना अपना कमिटमेंट किया था कि हम ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे। भारत G20 में से कुछ चुनिंदा कंट्री में से एक है जिसने कि जो अपने एफर्ट किए हैं वो 1.5 डिग्री सेल्सियस ग्लोबल वार्मिंग रखने के दिशा में बड़े पॉजिटिव कदम रखे हैं। जैसे कि कार्बन इंटेंसिटी ऑफ GDP उसको हमें रिड्यूस करने का लक्ष्य रखा था 30 से 35% के बीच में 2030 तक। हमने ये लक्ष्य 2022 में ही प्राप्त कर लिया है। अब भारत ने इसलिए अपना एम्बिशन बढ़ा के अपना एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP को 45% तक कम करने का
फैसला किया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने COP26 ग्लासगो में घोषित किया था। उसी तरह हम लोग अगले 7 सालों में 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन का रिडक्शन करेंगे। साथ ही साथ 500 गीगावाट कैपेसिटी का नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी इंस्टॉल करने का भी लक्ष्य है। इन सब के लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। तो आप कह रहे हैं कि भारत ने अपनी प्राथमिकताएं बनाई हैं और उस दिशा में काम हो रहा है, लेकिन हरजीत सिंह, जो ग्लोबल स्टॉक टेक की हम बात कर रहे हैं, अगर आम भाषा में इसे समझने की कोशिश करें, क्यों ज़रूरी है ये स्टॉक टेक लेना? देखिए, जो पेरिस एग्रीमेंट है वो करीब करीब 200 देशों ने एग्री किया है, और ये जो प्रोसेस है ये कलेक्टिव प्रोसेस है, जिसको हम इवैल्यूएशन की बात करें, जो असेसमेंट होने वाला है, उसमें ये देखा जाएगा कि क्या हम लोग उस दिशा में ठीक से आगे बढ़ रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को ना बढ़ने दें, क्योंकि उसके बढ़ने से बहुत सारी तबाहियाँ होंगी। लेकिन दुख की बात यह है कि हमने टेम्परेली 2 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को ऑलरेडी क्रॉस कर दिया है। लेकिन अगर हम एवरेज देखें तो हम पूरी जो धरती है वो 1.2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल एरा, यानी कि जो आज से 150 साल पहले था, हम ऑलरेडी उस टेम्परेचर के लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। तो ग्लोबल स्टॉक टेक का जो मकसद है वो ये देखना कि हमारे जो कलेक्टिव एफर्ट्स हैं कैसे हम उस टारगेट को अचीव करें। और ये एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट है, जिसमें हम सिर्फ एमिशन रिडक्शन को नहीं देख रहे हैं, हम ये भी देखेंगे कि क्या हमारी तैयारी है इन आपदाओं से जूझने की। लेकिन इन सबसे जो जुड़ा हुआ मुद्दा है वो फाइनेंस का है, कि कैसे हम फाइनेंस प्रोवाइड करें उन देशों को जिनकी जिम्मेदारी कम है, जो हम कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पांसिबिलिटी के प्रिंसिपल की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ देश जिसे जो हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज है, डेवलपिंग नेशंस हैं, और अमीर देश जिन्होंने सबसे ज्यादा उत्सर्जन या एमिशन किया है पिछले 150 सालों में, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। तो एक बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस है ये। भरत पांडे, पेरिस अग्रीमेंट को एक तरह से माइलस्टोन माना जाता है। सारे देश जब साथ बैठकर उन्होंने एक समझौता किया, एक शपथ ली कि हम इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद तमाम चर्चाएं भी हुई। जैसे कि हरजीत ने भी कहा, क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर बात आकर अटक जाती है। तो ऐसे में क्या अभी तक का जो काम हुआ है 2015 के बाद से, आपको लगता है कि उतना कुछ हो पाया है जितना प्रॉमिस किया गया था पेरिस में? जलवायु परिवर्तन मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आज की, और आपके चैनल ने इसको काफी महत्वता दी है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है, हम सब इसमें साथ हैं, हम सबको इससे बराबर नुकसान होगा। तो संयुक्त राष्ट्र UNFCCC का एक प्रिंसिपल है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारी। ये एक बहुत अच्छा शब्द है, एक सिद्धांत बड़ा अच्छा है, लेकिन इसको क्रियान्वित करना, इसको लागू करना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए काफी समय लगता है। तभी आपको COP21 21 साल लगे हमें पेरिस अग्रीमेंट में आने के लिए, और अभी हम COP28 दुबई की बात कर रहे हैं। तो हर साल प्रगति होती है, लेकिन धीरे धीरे प्रगति होती है। पहली बात तो यह है कि आज सभी लोग, सभी वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग, चाहे उपभोक्ता हों, चाहे कंज्यूमर्स हों, सिटीजन्स हों, निवेशक हों, सरकारें हों, रेगुलेटर्स हों, ये सब इस मुद्दे से आज जुड़े हुए हैं। COP28 में 60,000 लोग आने वाले हैं, और जो नेगोशिएटर्स हैं वो सिर्फ एक भाग रहेगा, बाकी सब और लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में काफ़ी ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। सोलर और विंड में आप जानते ही हैं कि ये आज कंपेटिटिव हो गए हैं, और फॉसिल फ्यूल से एक्चुअली कम दाम में ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। और जहाँ तक रही आखिरी बात फाइनेंस की, निवेश की बात, अभी हमें बहुत आगे बढ़ना है, हमारी महत्वाकांक्षा काफ़ी है। लेकिन अगर हम देखें तो आज $1 ट्रिलियन इस साल क्लाइमेट फाइनेंस में जाएगा। हमारा गोल है 3 से 5 ट्रिलियन हर साल का, लेकिन कम से कम हम पहली बार 1 ट्रिलियन तक तो पहुंचे हैं। तो इस कारण मैं सोचता हूं कि COP28 में हमारा जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है, आधा खाली नहीं। आरती, अगर मैं स्पेसिफिक इंडिया का स्टॉक टेक की बात करूं, बहुत कुछ काम हो रहा है, जैसे कि विवेक जी ने बात की यहाँ पर, लेकिन ज़मीन पर वाकई हम आगे बढ़ पाए हैं? अगर भारत को ख़ास तौर से देखें, हम वहाँ जाकर बहुत कुछ कह पाएंगे? विकसित और विकासशील देश दोनों ही का एक दो तरह से कैंप हैं। विकसित देशों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, पिछले 150 साल से जो उत्सर्जन हुआ है उसके लिए वो जिम्मेदार रहे हैं। क्या वो अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर सकते हैं? एक तो ये मुद्दा अक्सर कॉप में डिस्कस होता है, जो कि इस बार भी होगा। पेरिस एग्रीमेंट के बाद हमने ये डिसाइड किया था कि हर 5 साल के बाद एक स्टॉक लेंगे। तो 5 साल में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों में, जैसे कि
गाड़ियों को इलेक्ट्रीफाई करना या सोलर का उत्पादन बढ़ाना, विंड का उत्पादन बढ़ाना, ये सब जो अक्षय ऊर्जा की तरफ से जो बढ़ोतरी हुई है वो काफ़ी कुछ पॉजिटिव है और हम जाके इसके विषय में बात कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस स्केल पे एक्शन की ज़रूरत है उस स्केल पे एक्शन पूरी विश्व में कहीं नहीं हो रहा और इंडिया में भी नहीं हो रहा। बट ये जो कुछ हमने कदम उठाए हैं, कुछ पॉलिसीज़ ली हैं जो नेट ज़ीरो अग्री करने के बाद ग्लासगो में हमने ली, जैसे कि हमने बोला कि जीडीपी जब हमारा बढ़ेगा तो पर यूनिट जीडीपी में कितनी ऊर्जा की खपत होगी, हम उसे रिड्यूस करते जाएंगे, कम करते जाएंगे। ये तभी होता है जब हम अपनी मशीनों को एफिशिएंट बनाएं, गाड़ियों को एफिशिएंट बनाएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों पे जो है थोड़ा बहुत कंटिन्यूसली ध्यान गया है। ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं जिससे कि ओवरऑल उत्सर्जन कम किया जाए। और इन चीज़ों में आप देखेंगे कि बहुत सारे हमारे राज्य हैं जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी निकाली है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इंडस्ट्री को आप देखेंगे तो ग्रीन हाइड्रोजन का क्या मतलब है कि आप कोयला ना जला के, तेल ना जला के, आप पानी को ब्रेक करें और पानी में से जो हाइड्रोजन निकले उससे आप इंडस्ट्री की जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करें। तो एक तरह से काफ़ी प्रोग्रेसिव ये टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको हम अपना रहे हैं और इस पे हमने टारगेट भी रखे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे जो आपदाएं आ रही हैं वो कम नहीं होने वाली हैं। आप देख रहे हैं किस तरह की आपदाएं आ रही हैं, बट जब तक आप अपने जिसको एडेप्टेशन कहते हैं कि आप ये नहीं सीखते कि आपदाओं के साथ आप किस तरह से रहेंगे, उस तरह की नीतियों को आप आगे नहीं लेके आते तो बहुत मुश्किल है होलिस्टिकली ये कहना कि जो हम कर रहे हैं वो पर्याप्त है। जो हम कर रहे हैं वो अच्छा है बट पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त नहीं, छोटे छोटे कदम ज़रूर उठाए गए हैं और कहने के लिए भी होगा, हम बात कर पाएंगे उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर। हमारी यंग ऑडियंस यहाँ है बहुत सारे सवाल लेकर। जी पूछिए अपना सवाल। जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स जो बड़े बड़े हॉल्स में, एसी हॉल्स में कंडक्ट की जाती है, तो जो एसी जैसा कि हमें पता है वो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करता है, तो हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो क्या जो बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स करना ही काफ़ी है? जब बड़े बड़े लोग, सत्ताधारी लोग इस बात को नहीं समझेंगे तो आम जनता इस बात को कैसे समझेगी? एक तो जो सवाल पूछा गया है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि सबसे बड़ा मुद्दा आज जो है वो है पॉलिटिकल विल का, कि जो हमारे बड़े नेता आ रहे हैं क्या उनके पास इस तरह की मंशा है कि वो एक्चुअली चेंज कुछ दिखाना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में पैसे की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है, सिर्फ इच्छा शक्ति की कमी है कि हम कितना कुछ इकट्ठे करना चाहते हैं। और जहाँ तक ये सवाल है कि क्या हम एसी हॉल में बैठ के करें या कितने लोग आकर क्या डिस्कस कर रहे हैं, आप इतने इनकन्वीनियंट वेदर में और किस तरह से अपने आप को जो है रखेंगे, फंक्शनल रखेंगे कि आप जो है काम कर सके। इंडिया में आज जो है 10 या 12% घर हैं जिनमें एयर कंडीशन लगते हैं। सन 2050 की आप मॉडलिंग देखेंगे तो आधे से ज़्यादा ऐसे घर होंगे जिसमें एयर कंडीशन की ज़रूरत होगी। इतनी पावर की खपत कहाँ से आएगी जब तक आप उस पावर को थर्मल और कोल से हटाकर सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा पे नहीं लेकर आएंगे तो। और दूसरी बात ये कि हम ये नहीं सोच सकते कि सिर्फ सरकार ही एक्शन लेगी। जब कम्युनिटी एक्ट करती है तो बहुत कुछ होता है और उसका इम्पैक्ट भी होता है, उसका इम्पैक्ट कलेक्टिव होता है। तब आप अपने वेस्ट को सेग्रीगेट करें या आप एक कमिटमेंट लें कि आप दिवाली पे पटाखे नहीं चलाएंगे। तो ये छोटी चीज़ें सिर्फ सेटिस्फाई नहीं करती इंडिविजुअल को, दे ऑल्सो गो अ लॉन्ग वे। थोड़ा लंबे समय तक आप जो है कुछ पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ऑल्सो सरकार की सहायता कर सकते हैं, जो ज़रूरी है। एक छोटा सा सवाल, अब फिर हम ब्रेक लेंगे। जी पूछिए। मैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट के मेन फाइंडिंग्स क्या हैं और हमारा ग्रीन हाउस गैस के रिडक्शन को कम करने और कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए सरकार क्या क्या योजनाएं बना रही है? आप इसका जवाब दे पाएंगे? बिल्कुल। तो ये जो ग्लोबल स्टॉक टेक की रिपोर्ट आई है वो स्पष्ट रूप से ये बता रही है, और उससे पहले आईपीसीसी की रिपोर्ट आई थी जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, उसने बिल्कुल स्पष्ट बताया है कि जिस तरह से हमारे एमिशंस, उत्सर्जन जो कम होने चाहिए थे वैश्विक स्तर पर, वो नहीं कम हो रहे हैं। और अगर हमने उस एमिशन को पीक नहीं किया इमीडिएटली, इनफैक्ट वो हमको अभी करना चाहिए या मैक्सिमम 2025 तक करना चाहिए, उसके बाद हमको इन एमिशंस को 2030 तक आधा करना चाहिए। हम उस ट्रेजेक्ट्री पे नहीं हैं और इसलिए टेम्परेचर भी बढ़ रहा है हमारे एमिशंस के साथ साथ में, जिसका मतलब ये है कि तबाहियाँ बढ़ेंगी और हमारी तैयारी भी पूरी नहीं है। और इन सब को अचीव करने के लिए जो फाइनेंस की जिम्मेदारी है, जो कि अमीर देशों की है, वो भी नहीं पूरी हो रही है। तो हमारी दिशा तो ठीक है, लेकिन जिस स्पीड से हमें वहाँ जाना चाहिए और जिस स्केल का एक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो अभी जो
पॉलिटिशियंस मिलेंगे COP28 में, उनको उन सारी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखते हुए अपने एम्बिशन को बढ़ाने की ज़रूरत है, नहीं तो हम सब उसके असर को देखेंगे जिस तरह से तबाहियां बढ़ रही हैं। वक्त अब एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज जारी है। आप देख रहे हैं द ग्रेट क्लाइमेट चेंज चैलेंज पर खास चर्चा। आज खास नज़र यूएई में होने वाले 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसे COP28 भी कहा जाता है। सीधे चलते हैं हमारी ऑडियंस के पास। भारत ने कितने कारगर कदम उठाए हैं और क्या करना ज़रूरी है, इस सेगमेंट में हम इस पर ही चर्चा करेंगे। आप लोगों के पास से जुड़े सवाल हैं जी। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ये बहुत दुनिया में इसकी वजह से बहुत आपदा आ रही है, तो और जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं वो बहुत धीरे धीरे उठाए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एक टाइम पहुंच जाएगा कि मतलब क्लाइमेट चेंज इतना आगे बढ़ गया है कि जो भी हम स्टेप ले, कुछ मतलब वो स्टेप काम ही नहीं करेगा। तो ये कब तक हो सकता है, मतलब जैसे इसका कोई टाइम फ्रेम होगा क्या, मैं वो जानना चाहता हूँ। टाइम फ्रेम तो भारत ने भी तय किया है अपने लिए। विवेक जी, इसका जवाब आप दे सकें तो। 2070 तक नेट जीरो का हमने अपना एम्बिशन रखा है, परंतु तो बहुत दूर की बात हुई। भारत ने अगले 7 वर्षों में 2030 तक क्या करना है उस पर एकदम कार्य की रूपरेखा बना के रखी है। जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग 500 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सों से इंस्टॉल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें स्टोरेज सॉल्यूशन के लिए भी तलाशना है, चाहे वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज हो, पंप स्टोरेज हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, हाइड्रोजन फ्यूल सेल हो। साथ ही साथ हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया को कॉस्ट कटिंग के लिए भी प्रयत्न कर रहे हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी हमें लानी होगी और फाइनेंस जो है लो कॉस्ट फाइनेंसिंग के लिए हमें तो कह रहे हैं कि भारत ने अपने टारगेट्स तय किए हुए हैं और काम हो रहा है। जी, अगला सवाल। आप किस प्रकार से देखते हैं कि वैश्विक समुदाय अंतर्राष्ट्रीय समझौते जैसे पेरिस समझौता के तहत किए गए प्रतिबद्धताओं और वास्तविक क्रियाओं में अंतर को कैसे कम करेगा? भरत, अगर इस सवाल का जवाब आप दे पाएं तो। हमें अब घोषणाओं से आगे बढ़ना है और क्रियान्वयन पर ज्यादा जोर देनी है। पहली चीज है ऊर्जा बदलाव, एनर्जी ट्रांजिशन, और इसमें कोशिश ये रहेगी कि रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा 3 गुना 2030 तक कर दी जाए। दूसरी बात है वित्त निवेश, फाइनेंस की बात। $100 बिलियन का नंबर आपने शायद सुना होगा कि विकसित देश विकासशील देशों को $100 बिलियन देंगे हर साल। वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे पूरा करना है और काफी और पैसा इसके लिए, निवेश के लिए लाना है। तीसरी बात प्रकृति, आजीविका और स्वास्थ्य, नेचर, लाइवलीहुड्स एंड हेल्थ, इसको जलवायु परिवर्तन से जोड़ा गया है और ये पहली बार हुआ है कि इन मुद्दों को इतनी इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्णता दी गई है। और आखिरी प्राथमिकता है एक समावेशी कॉप, मतलब यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें। ये सिर्फ सरकार और सरकार के बीच की बात ना रहे, बल्कि इसमें युवा जुड़े, इसमें आम जनता जुड़े, और ताकि हम साथ कोलैबोरेशन करके इसका समाधान निकाल सकें। और इस कार्यक्रम के आखिर में हम पहुंच चुके हैं और आप सभी से मेरा एक ही सवाल है कि जब हम COP28 की बैठक में अब जा रहे हैं, भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी जो प्राथमिकता वो क्या होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी जो डिमांड भारत की रही है पिछले काफ़ी सालों से, वो है फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। इंडिया के ऊपर में, चूंकि वो रैंकिंग में नंबर 3 पे आता है ग्लोबली एमिशंस पे, तो इंडिया को जब तक फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा, मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं कि अब तक का जितना भी ग्रीन फाइनेंस है उसमें 80% से ज़्यादा फाइनेंस हमारा डोमेस्टिक है। यानी कि जो जिम्मेदारी अमीर देशों की है जो कि भारत को मदद करें फाइनेंस से, टेक्नोलॉजी से, उसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, खासतौर से अमीर देशों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारे लिए फाइनेंस और टेक्नोलॉजी। जी, आरती, शिफ्ट की बात जब हम कर रहे हैं तो क्या हमारा देश ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन सोसाइटी के लिए तैयार है? ये शिफ्ट एक्सेप्टेबल होगा इजीली? आप देखिए अपने रोज़मर्रा में आपको बहुत सारी गाड़ियां अब दिखती होंगी जो इलेक्ट्रिक हैं। बहुत सारे आपको मार्केट एरिया में चार्जिंग पॉइंट दिखते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक गाड़ियां चार्ज हो सकती हैं। बसेस आपको दिखती हैं इलेक्ट्रिक, सोलर पैनल ज़्यादा दिखते हैं। तो कई बार बदलाव आता है, लेकिन हम बदलाव के साथ इतना चल रहे होते हैं कि हमें दिखता नहीं कि वो बदलाव हो रहा है। तो डेफिनेटली पिछले 7-8 सालों में इंडिया ने काफ़ी बदलाव लाए हैं। किस तरह से हम अपनी ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं उसमें काफ़ी बदलाव आया है। सिटीजन इन्वॉल्वमेंट में बदलाव आया है, लोग कुछ ना कुछ जुड़े हैं इन चीज़ों में। बट
उस लेवल का बदलाव अभी नहीं आ पाया है जिस स्केल की हमें ज़रूरत है और जिस स्पीड की हमें ज़रूरत है। ये 2 मुद्दे हैं। G20 में आपने देखा, मुझे ये लगता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया के लिए वो ये भी है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री ने भी बोला, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ अंकित कर देना अपने साथ कि इंडिया सिर्फ एक उस पोजीशन पे आ गया है जहाँ पे वो सिर्फ अपने ही लिए नहीं बल्कि और बहुत से विकासशील देशों की आवाज़ भी बनेगा। ये ज़रूरी है इस कॉप में इस्टेब्लिश कर देना कि वी आर द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। आपने बहुत सारे सरकारी कदमों को गिनाया भी विवेक जी, लेकिन इस वक्त आपको लगता है कि ना जिस तरह से लगातार जो बात हो रही है, जो वरद भी कह रहे हैं, आरती भी कह रही है कि सरकार के अलावा जो साथ होना चाहिए वो कम्युनिटी का होना चाहिए, सोसाइटी का होना चाहिए, आपको वो साथ मिल रहा है सरकारी योजनाओं के लिए? हमें इस दिशा में काफ़ी प्रयत्न करना होगा, अभी सबका सहयोग नहीं हो पा रहा है। तो एक अवेयरनेस बढ़ानी होगी हमें जनमानस में। विकास के साथ साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों के बीच में एक सामंजस्य रखना होगा। ये तभी संभव होगा जब हम सभी जनमानस को इस और ज़्यादा जागरूकता भी प्राथमिकता होनी चाहिए और है भी सरकार की। वरद, आखिरी क्लोजिंग कमेंट्स, जो बात हो रही है कि वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्टेज पर जब भारत बात करता है कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज़ बन सकते हैं, एक तरह से उनको लीड कर सकते हैं, लेकिन भारत को अपने जो लक्ष्य हैं, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए भी ग्लोबल कोलैबोरेशन की ज़रूरत होगी और ये एक बड़ी चिंता है। मेरा मानना है कि भारत के जो लक्ष्य हैं वो काफ़ी एम्बिशियस हैं और इसमें ये सराहनीय है। और जैसा कि आरती ने कहा, अब भारत का रोल एक तरह से ना सिर्फ अपने आप इस पे आगे बढ़ना है बल्कि एक तरह से एक पुल का काम करना है विकासशील और विकसित देशों के बीच में। आप अगर G20 डिक्लेरेशन को देखें, उसमें एक बहुत बड़ा अंश है ग्रीन डेवलपमेंट पैक्ट फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, और ये दर्शाता है कि भारत आज ये रोल प्ले कर सकता है। तो ये सब एक तरह से मार्कर्स हैं कि भारत आज इस विषय पे वैश्विक लीडरशिप नेतृत्व ले सकता है और इसमें COP28 में भी हमें ये देखने को मिल सकता है। तो आज इतना ही, लेकिन इस शो इस वादे के साथ ख़त्म हो रहा है कि NDTV पर जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर बातचीत होती रहेगी, समाधानों पर चर्चा उम्मीद देती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम और आप जलवायु पर आमने सामने बैठकर बात करते रहें और हमेशा की तरह हमारे पैनलिस्ट एक्सपर्ट्स इसे समझने में हमारी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और शुक्रिया ऑडियंस, आप लोगों ने अच्छे सवाल पूछे और उम्मीद करते हैं कि जिस जागरूकता की हम बात कर रहे हैं, आप अपने फील्ड में उसे लीड भी करेंगे जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पे। शुक्रिया।